नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारत और रूस के नए कारनामे से दुनिया हैरान। अमेरिका के छूट जाएंगे पसीने। 2% का लोन बोलकर गरीब देशों से 36% वसूल रहा चीन। दस्तावेजों के खुलासे से दुनिया में हड़कंप। मतगणना से पहले विपक्षी नेताओं को प्रशासन कर रहा नजरबंद। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले 7 पूर्व जजों का राष्ट्रपति, ईसीआई और चीफ जस्टिस के सामने बहुत बड़ी मांग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नौकरशाहों के नाम पत्र से सब हैरान। टूरिस्ट बैन होने के बाद इजराइल ने मालदीव को क्यों बोला थैंक यू। एयर शो के दौरान 2 प्लेन की टक्कर, एक पायलट की मौत। क्या कर्नाटक की सरकार गिराने की हो रही तैयारी। विधायकों के सेक्स स्कैंडल केस खंगाले जा रहे हैं। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 50 से ज्यादा खबरें। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स। दोस्तों, भारत और रूस के बीच सालाना व्यापार $65 बिलियन पार कर गया है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने सऊदी अरब जैसे देशों के द्वारा किए गए भूतकाल अपमान का भी बदला ले लिया। लेकिन आज जो अपडेट सामने आ रही है उसे देखते हुए भारत और रूस के बीच का व्यापार $100 बिलियन जल्द ही पार कर जाएगा। भारत और रूस की दोस्ती और व्यापारिक संबंध सभी ऊंचाइयों को तोड़ती जा रही है और ये दोनों देश एक दूसरे के करीब आने के लिए बेचैन हैं। भारत रूस व्यापार का नक्शा बदल देगा, एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा। मोदी पुतिन की इस पर खास नजर बनी हुई है। भारत और रूस नॉर्थ ट्रेड रूट पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसका मकसद भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। नॉर्थ ट्रेड रूट के जरिए भारत के चेन्नई बंदरगाह को रूस के व्लादिवोस्तोक से मिलाने की योजना है, जो दक्षिण चीन सागर से होते हुए जाएगा। इससे भारत और रूस के बीच माल ढुलाई के समय में भी काफी कमी आएगी। भारत और रूस इस गलियारे के माध्यम से आर्कटिक तक के देशों के साथ व्यापार की संभावनाएं खोज रहे हैं। आर्कटिक के विकास कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी ने इस ट्रेड रूट के बारे में जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मार्ग के आधार पर दूरी को आधे से भी कम किया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे में यदि दूरी कम हो जाती है तो डिलीवरी का समय भी बदल जाता है। इस गलियारे का काम पूरा हो जाने के बाद मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और स्वेज नहर का झंझट खत्म हो जाएगा। कई बार यह देखा गया है कि बड़े टैंकर स्वेज नहर से गुजरने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि इस तरह के प्रतिबंध उत्तरी समुद्री मार्ग पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आने वाले समय में भारत और रूस के बीच व्यापार बेहद तेजी से बढ़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीन 2% का लोन बोलकर 30% से ज्यादा ब्याज वसूल रहा है। इस खुलासे से पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं चुनाव रिजल्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरें। मतगणना से पहले विपक्षी नेताओं को प्रशासन कर रहा नजरबंद। अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और डीजीपी से मिर्जापुर, अलीगढ़, कन्नौज के अलावा यूपी में विपक्ष के नेताओं को नजरबंद करने के मामले का तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले 7 पूर्व जजों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने भारत के चुनावी लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की है। साथ ही 2024 के आम चुनाव में खंडित जनादेश होने की स्थिति में खरीद फरोख्त को रोकने के लिए सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया। इस लेटर पर मद्रास हाईकोर्ट के 6 और पटना हाईकोर्ट के 1 पूर्व न्यायाधीश ने संज्ञान किया। मतगणना से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नौकरशाहों के नाम पत्र। कहा, किसी से डरने की जरूरत नहीं, संविधान कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने आगे लिखा, कुछ संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता को त्याग रही हैं। भारत को एक तानाशाही शासन में बदलने की व्यापक प्रवृत्ति है। एयरपोर्ट बनाकर नेपाल का खून चूस रहा चीन। 2% बोलकर 36% वसूल रहा ब्याज। पोल खोलने वाले पत्रकार को धमकाया। छोटे देशों को चीन कर्ज के जाल में कैसे फंसाता है, कैसे उनसे झूठे वादे करता है, कैसे उन्हें परेशान करता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण नेपाल है। शायद इस मामले का खुलासा नहीं होता अगर नेपाल में चीन के राजदूत ने नेपाली पत्रकार को धमकाया नहीं होता। दरअसल चीन ने $215.96 मिलियन की लागत से नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण करवाया था। लेकिन ये एयरपोर्ट नेपाल के लिए सफेद हाथी बन चुका है। ये एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अब नेपाल इस एयरपोर्ट का खर्च तक नहीं निकाल पा रहा है।
दरअसल चीन ने जिस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण करवाया था, सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में जानकारी ये थी कि चीन ने नेपाल को 215.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज 2% के ब्याज पर दिया है। इस एयरपोर्ट का निर्माण भी चीनी कंपनियों ने ही किया है। लेकिन अब एक वरिष्ठ नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुदाथोकी ने दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए कहा कि चीन ने असल में नेपाल को 2% नहीं बल्कि 5% ब्याज पर कर्ज दिया है, और अगर इसमें एक्सचेंज रेट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये 36% हो जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस एयरपोर्ट पर सवाल उठाने वाले नेपाली पत्रकार को चीन ने धमकाने की कोशिश की और नेपाली पत्रकार को फौरन माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन नेपाली पत्रकार ने चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुदाथोकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा उन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जिसमें दिखाया गया कि वास्तविक ब्याज दर 5% है, जिस पर नेपाल सरकार और चीन की सरकार ने दस्तखत किए। जिसके बाद नेपाल में तैनात चीन के राजदूत चैन सोंग ने नेपाली पत्रकार को धमकाना शुरू कर दिया। चीनी दूत सोंग ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मैंने अब तक का सबसे बुरा झूठ देखा है। ये जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है, फिर भी आप इसके बारे में झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। नेपाल के दूसरे सबसे बड़े पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2023 में बहुत धूमधाम से किया गया था, जिसे चीन ने फाइनेंस और निर्माण करवाया है। कहा जाता है कि दुनिया भर के वो देश जिन्होंने बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर चीन से ऋण लिया है, वो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। श्रीलंका में 2 साल पहले आई आर्थिक तबाही इसका बेजोड़ उदाहरण है। चीन आर्थिक परियोजनाओं के लिए देशों के साथ जो सौदा करता है उसकी शर्तें गुप्त रखी जाती हैं, और तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऋण की शर्तें काफ़ी सख्त और ब्याज दरें जो बताई जाती हैं उससे ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट का ठेका भी चीनी कंपनियों को ही दिया जाता है, और उन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले ज़्यादातर इंजीनियर भी चीन के ही होते हैं। यानी कर्ज का वो पैसा भी वापस चीन ही चला जाता है, बदले में वो छोटा गरीब देश अंत में चीन के हाथों अपना ज़मीन का टुकड़ा खो देता है। आइए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं अब तक की ट्रेंडिंग खबरों पर। चुनाव आयोग ने स्वीकार की विपक्ष की पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने की मांग। नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं का दिल्ली बुलावा, बनेगी आगे की रणनीति, 295 प्लस सीटें मिलने का दावा। पाकिस्तान कोर्ट ने इमरान खान को किया बरी। 2022 में विरोध मार्च के दौरान 2 मामले हुए थे दर्ज। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने रद्द की 10 साल की सजा। संजय राउत का दावा, लोकसभा चुनाव नतीजों के 24 घंटे के अंदर इंडी गठबंधन कर देगा पीएम पद के चेहरे का ऐलान। लालू का दावा, कहा चौंकाने वाले रिजल्ट देने जा रहा है इंडिया गठबंधन, फिर से आ रही है जनता की सरकार। मालदीव ने इजरायलियों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध तो दूतावास ने कहा खूबसूरत भारत की सैर करें। इजरायल ने मालदीव को बोला धन्यवाद। पुर्तगाल में एयर शो के दौरान 2 प्लेन की टक्कर, एक पायलट की मौत। प्लेन सोवियत एरा में डिजाइन किया गया था। दंगा और हिंसा की साजिश रच रहे समाजवादी पार्टी वाले। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। चुनाव आयोग को काउंटिंग डे पर हिंसा की आशंका, 7 राज्यों में फोर्स तैनात। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से कहा गड़बड़ी दिखे तो वीडियो बनाएं। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। झूठे आरोपों पर चुनाव आयोग बोला शक का इलाज नहीं। हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। क्या प्रज्वल कांड से गिरेगी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार? शुरू हो सकती है बदले की राजनीति। विधायकों के सेक्स स्कैंडल केस खंगाले जा रहे। एग्जिट पोल्स को मोदी मीडिया पोल कहे जाने पर एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी का राहुल गांधी को जवाब। कहा ये अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। चुनाव नतीजों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बोले नए सपने देखने होंगे, दुनिया से करें तुलना। तपती गर्मी में केजरीवाल को जेल में कूलर तक नसीब नहीं। पीएम मोदी और बीजेपी पर भड़की आप नेता आतिशी। यूएस, अमेरिका में 23 साल की भारतीय छात्रा नितिशा कुंडला लापता। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की है छात्रा, वो हैदराबाद की रहने वाली हैं। अर्थक्वेक, लद्दाख में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।